हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित एक पेपर की चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी शानदार आपका पेपर होने वाला है। इसी संडे को क्वालिटी एजुकेशन कोचिंग के द्वारा दोस्तों आपका मेजर टेस्ट 10 आयोजित करवाया गया था और इस मेजर टेस्ट 10 की हम चर्चा करने वाले हैं। सभी विषयों के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। जिस तरीके का पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है उसी तरीके का पेपर यहाँ पर पूछा गया था, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं और सभी विषयों के सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और आप आइडिया लगा पाओगे आपकी तैयारी किस तरीके की है। आपसे यहाँ पर सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उस तरीके से आपको पता लगेगा कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है और कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। तो जिस सब्जेक्ट से सवाल आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि एग्जाम में उसके सवाल आपके गलत ना हो। तो आज हम पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित इस पेपर की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सभी विषयों के सवाल हम यहाँ पर देखेंगे और आप लास्ट में कमेंट करके बताना आपके कितने सवाल यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो पहला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से हाल ही में सम्मानित किया है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से नरेंद्र मोदी जी को साइप्रस के द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और साइप्रस के राष्ट्रपति आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो निकोस हो जाएंगे। बेसिक सा सवाल है आपका, ये सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो इंटरनेशनल आपका जो बिग कैट अलायंस है दोस्तों, इसका पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये आपके भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भूपेंद्र यादव जो है ये आपके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी है। ठीक है, IBCA का अध्यक्ष जो है वो भारत ही है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला ग्लोबल फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्वीकृत थीमेटिक ऊर्जा सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो ये थीमेटिक ऊर्जा सेंटर जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर स्थापित होगा? पहला है ग्लोबल फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, तो बताइए कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में अमरावती में स्थापित होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 10 सवाल आपके करंट अफेयर के दिए गए हैं। जिस तरीके का आपका पेपर आने वाला है दोस्तों, उसी तरीके के करंट अफेयर के सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। एज इट इज वही पैटर्न है जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है। ईरान इजराइल के मध्य सैन्य संघर्ष के दौरान दोनों देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था दोस्तों? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये तो आपको पता होगा, ऑपरेशन सिंधु यहाँ पर चलाया गया था। जब ईरान और इजराइल की जंग चल रही थी तो भारतीयों को निकालने के लिए हमने कौन सा चलाया था? ऑपरेशन सिंधु चलाया था। अगला सवाल देखिए, योग नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। तो योग नीति अपनी लॉन्च की है, देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा भैया? उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भी कौन था? आपका उत्तराखंड था। अगला सवाल देखिए, जून 2025 में किस तीसरी कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिला है? तो कौन सी ऐसी आपकी तीसरी कंपनी है जिसको भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिला है जून 2025 में? तो ये किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये स्टारलिंक को दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इससे आपके जो आपकी एयरटेल है और जियो है, तो एयरटेल और जियो ने दोनों ने समझौता किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एयरटेल और जियो ने दोनों ने समझौता किया है। जैसे आपने देखा होगा, जो गांव के एरियाज होते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपके टावर नहीं होते हैं, तो वहाँ पर नेटवर्क वीक होते हैं, वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं। तो इसीलिए ये समझौता किया गया है स्टारलिंक के साथ। वहाँ पर सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो आपके नेटवर्क आ सकते हैं। तो एयरटेल और जियो ने ये समझौता किया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसने किया? तो एयरटेल और जियो ने किया है। आगे देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है? तो भारत के कुल कितने विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो 54 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। यह आपको ध्यान रखना है। इसमें आपकी 123वें नंबर पर कौन सी है दोस्तों? यानी भारत में देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पर आपकी IIT दिल्ली है, जो कि आपको 123वें नंबर पर है। और 129वें नंबर पर बात की जाए तो वो आपका IIT बॉम्बे है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एटलीस्ट ये दो तो आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, केंद्र सरकार की नव्या पहल किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार की जो नव्या पहल है दोस्तों, ये आपकी किससे संबंधित है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, नव्या पहल जो है दोस्तों, ये आपकी सोनभद्र यूपी से शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी? सोनभद्र जिले यूपी से शुरू की गई थी।
ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये किससे संबंधित है? तो 16 से 18 वर्ष की किशोरियों से संबंधित है आपकी दोस्तों नव्या पहल। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। आगे देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भैया आपका नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका शुभकर क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका शुभकर जो है दोस्तों वो विराज है। इसका शुभकर क्या हो जाएगा? विराज हो जाएगा। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो कंगना रनौत का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो कंगना रनौत जो है उसको यहाँ पर जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आयोजन इसका कब होगा? 27 सितंबर 2025 से होगा। 27 सितंबर 2025 से इसका आयोजन होगा। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स का आयोजन कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। विराज इसका शुभकर है और यहाँ पर कंगना रनौत ब्रांड एम्बेसडर है। 27 सितंबर 2025 से इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। आगे देखिए, ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप ने भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? ये थोड़ा सा डीप सवाल है। इतना डीप में सवाल मुझे लगता है ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें आपके 2 गोल्ड है और 2 ब्रॉन्ज है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उबेनिष्ट नहीं है? तो म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है? इस तरीके से आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो आप ध्यान से देखोगे तो असम यहाँ पर दिया गया है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता लगेगा असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की लगती है, मिजोरम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, लेकिन असम की नहीं लगती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? यह आपके इंडियन ज्योग्राफी के सवाल है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका असत्य है? तो भैया भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वतमाला है, ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार है, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण जो है ये नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि भूमि के उत्थान व निर्गमन के द्वारा हुआ है। भूमि के उत्थान और किसके द्वारा हुआ है दोस्तों? निर्गमन के द्वारा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पश्चिमी आपके समुद्र तट का निर्माण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो इस सवाल को आप कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हो तो इस सवाल को आप कर सकते हो। गलीकोंडा, सलहेर, सिंकरामगट्टा, मादुगुला कोंडा। तो दोस्तों ये जो कोंडा नाम पीछे होता है ये ज़्यादातर आपकी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो ये आपकी दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना, कभी भी आपको चोटी के पीछे कोंडा देखने को मिल जाए तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों तो आपको आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। और एक गट्टा यहाँ पर लगा हुआ है तो ये भी आपकी दक्षिणी राजस्थान की हो जाएगी, यानी कि ये भी आपकी महाराष्ट्र की है। ठीक है, रुकिए, महाराष्ट्र की नहीं है, ये आपकी कहाँ की हो जाएगी? सिंकरामगट्टा जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ की हो जाएगी? ओडिशा की हो जाएगी। सिंकरामगट्टा कहाँ की है? ये भी आपकी ओडिशा की है। ठीक है, और सलेहर जो है ये कहाँ की? आपकी महाराष्ट्र की है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है? कौन सी आपकी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो सलेहर आपकी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र आपका किस में आ जाएगा? पश्चिमी घाट में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सलेहर महाराष्ट्र में है, सिंकरामगट्टा ओडिशा में और गलीकोंडा ये आ जाए आपका, तो ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। बताइए दोस्तों, बिस्त दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब। आसान सा सवाल है, आराम से कर सकते हो दोस्तों। बारी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? रावी और व्यास के मध्य हो जाएगा। रचना का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपकी रावी और चेनाब हो जाएगा। ठीक है, तो रावी और चेनाब इसमें दिया गया है। बिस्त का मतलब क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? तो व्यास और सतलज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पर दिया गया है जैसे चाज दोआब, तो चाज दोआब का मतलब हो जाएगा आपका दोस्तों चिनाब और झेलम के मध्य हो जाएगा। तो ये दोआब होते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों। बताइए, एल्यूमिनियम संयंत्र यहाँ पर दिए गए हैं और राज्य यहाँ पर दिए गए हैं। ये सम्मिलित करने वाले सवाल थोड़े से आसान होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हैं या 1-2 भी आपको पता होते हैं तो आपका काम हो जाता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर देखने से लग रहा है बेलगाम सबसे ईजी है, ये आपको पता होगा। बेलगाम कहाँ पर है? तो बेलगाम जो है ये आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो सी में आपका 4 हो जाएगा, 2 में दिया गया है। ठीक है, बेलगाम कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और कोरबा जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। कोरबा जो है ये कहाँ पर है? आपका छत्तीसगढ़ में है। तो डी में आपका 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
ये आपको ध्यान रखना है। तो अलुपुरम कहाँ पर हो जाएगा आपका? अलुपुरम केरल में हो जाएगा और अंगुल आपका कहाँ पर हो जाएगा? ओडिशा में हो जाएगा। तो अलुपुरम केरल है, अंगुल ओडिशा है, बेलगाम कर्नाटक, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिविजुअल एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोरबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। आगे देखिए, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो झरिया कोयला क्षेत्र, ये सवाल जो है दोस्तों आपका, ये छात्रावास ग्रेड सेकंड के एग्जाम में भी पूछा गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड हो जाएगा। झरिया कोयला क्षेत्र आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका झारखंड में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा में कौन सा देखने को मिलेगा आपको दोस्तों? तो तालचर जो है ये आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैंने अभी आपको बता ही दिया, कोरबा जो है ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? रानीगंज जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। आगे देखिए, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना, आसान सा सवाल है, ये आपकी भागीरथी और भिलांगना नदी जो है दोस्तों उस पर बनाई गई है। ये मिलांगना नहीं है, भिलांगना है, याद रखना है। तो भागीरथी और भिलांगना नदी पर आपकी बनाई गई है टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, और कहाँ पर बनी हुई है ये आपकी दोस्तों? तो ये यूके में, यानी कि उत्तराखंड में बनी हुई है। आगे देखिए, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापना का प्रयास किया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था? तो प्रांतों के बारे में कभी भी बात की जाए तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका? 1919 का अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। समिति अध्यक्ष का गलत युग्म है, तो यहाँ पर गलत युग्म आपको बताना है समिति अध्यक्ष का। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है थोड़े से सवाल हो सकता है टफ लगे हों दोस्तों, लेकिन इन सवालों में भी बच्चों के काफ़ी शानदार नंबर आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनों को जगाना होगा और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार उप समिति के कौन थे? जेबी कृपलानी थे। संघ संविधान समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे दोस्तों, और प्रांतीय संविधान समिति के आपके वल्लभ भाई पटेल थे। तो संघ संविधान समिति के जो थे ये आपके राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, और झंडा समिति के आपसे पूछे जाए तो झंडा समिति के कौन हो जाएंगे? तो वो आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना को किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय में परामर्शदायी राय प्राप्त करने के लिए सक्षम है? तो परामर्शदायी जो राय है दोस्तों वो हम 143 के तहत प्राप्त कर सकते हैं। कौन प्राप्त करेगा? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, और अभी आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू जी जो है दोस्तों उन्होंने 14 प्रश्नों पर राय मांगी थी आपके, ठीक है, उच्च न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति का उल्लेख किसमें दिया गया है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 72 में दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा आपका विकल्प असुमेलित है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्थिक आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 103वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही है। एससी व एसटी का आरक्षण बढ़ाना 104वां, तो ये बात भी आपकी सही है दोस्तों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा यहाँ पर 100वां दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था दोस्तों ये आपके कौन से संविधान संशोधन से? तो ये 102 से आपका दिया गया, यानी 102 अधिनियम से आपका दिया गया। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना 106वां, ये भी आपका सही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है ये आपको बताना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। वित्त आयोग जो होता है उसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी है और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना पड़ता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिशें दी जाती है वो सलाहकारी होती है, ना कि बाध्यकारी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है वो आपका 280 में दिया गया है। ठीक है, तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। वित्त आयोग एक सांविधिक आयोग है, तो वित्त आयोग एक सांविधिक आयोग नहीं है, ये आपका संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख मिलता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी ये आपसे पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था दोस्तों यहाँ पर, तो उत्खनन का कार्य ये आपके सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है।
इनके निर्देशन में यहाँ पर दोस्तों उत्खनन हुआ था। आगे देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। उपवेद और संबंधित वेद यहाँ पर दिए गए हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। तो आयुर्वेद का संबंध किससे हो जाएगा? ऋग्वेद से हो जाएगा। धनु यजु इस तरीके से याद रखना है, धनु यजु, ठीक है। गंधर्व वेद का संबंध आपका सामवेद से हो जाएगा और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र का संबंध आपका अथर्ववेद से हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। निम्न में से किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व नामक नया कर लगाया था? तो हासिल ए सर्व और हक ए सर्व ये क्या है दोस्तों? पहली चीज़ तो ये इसको समझिए, ये क्या है? ये आपका एक प्रकार का सिंचाई कर है। ये आपका कैसा कर है? सिंचाई कर है। सिंचाई कर जैसे मैंने बोला होगा, आपका आंसर निकल के आ गया होगा। हक ए सर्व, तो हक ए सर्व या हासिल ए सर्व जो है, ये नामक कर किसने लगाया था दोस्तों? तो ये फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबज जो है दोस्तों, ये किसका मकबरा है, ये आपको बताना है। तो बीजापुर का गोल गुंबज जो है, ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये आप याद रखिए। ये आपका बीजापुर कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो मुगल सेना जो थी दोस्तों, इसमें सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसमें थे? तो हुमायूं और जहांगीर को तो वैसे काट दीजिए, या तो अकबर में होंगे या औरंगजेब में होंगे। तो औरंगजेब यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसमें थे? आपके औरंगजेब के समय थे। आगे देखिए, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता आपके कौन थे? राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर। इसके अलावा 2 ऑप्शन और देखिए आप, हेनरी विवियन डेराजियो या डेविड हेयर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हेनरी विवियन डेराजियो। ये आपको याद रखना है दोस्तों। 1826 की आपकी बात हो जाएगी। ये 1826 की बात है दोस्तों। हेनरी लुई विवियन डेरेजियो नामक व्यक्ति ने बंगाल में युवा आंदोलन की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है। आगे देखिए, यहाँ पर ये विद्रोह दिए गए हैं 1857 की क्रांति के समय। विद्रोह का नेता आपको सम्मिलित करना है। इजी सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। देखो, दिल्ली में कौन थे आपके? बहादुर शाह सेकंड थे, ठीक है। बहादुर शाह जफर द्वितीय आपके हो जाएंगे। बरेली में कौन था? तो बरेली का भी आपको याद होना चाहिए, खान बहादुर खान। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। मेरठ के आपके कौन हो जाएंगे? तो मेरठ के कदम सिंह हो जाएंगे। और हरियाणा के राव तुलाराम हो जाएंगे। राव तुलाराम हरियाणा के थे, कदम सिंह जो है ये आपके मेरठ के थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि व सही संधि विच्छेद है। तो सही संधि आपको बतानी है दोस्तों। बताइए राइट आंसर क्या होगा? मह प्लस ऋषि महर्षि, पौ प्लस अक पावक, जगत प्लस आनंद जगदानंद, अम प्लस मय अमय। तो महा होता है दोस्तों, महा नहीं होता है। महा प्लस ऋषि महर्षि, ये आपका पो प्लस अक होता है। पो प्लस अक होता है तो पावक होना चाहिए। तो ये दोनों तो गलत हो गए। जगत प्लस आनंद जगदानंद ये सही लग रहा है। और यहाँ पर अम नहीं होता है दोस्तों, अप प्लस मय होता है, तब जाके ये आपका अम्य बनता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से संधि व संधि विच्छेद नहीं है। तो संधि और संधि विच्छेद किसमें सही नहीं है? धनु प्लस धारी, तो यहाँ पर ये हो गया आपका धनुर्धारी। पुर प्लस सर पुरस्सर, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, उत प्लस झट्टिका उज्झट्टिका। तो कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। संधि का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर प्लस सर पुरस्सर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर पुर के साथ आपका विसर्ग भी आना चाहिए, ठीक है। और अनु प्लस छेद बिल्कुल सही है, अनुच्छेद आपका, ठीक है। उत्त प्लस झट्टिका उज्झट्टिका बिल्कुल सही है। और धनुर प्लस धारी धनुर्धारी आपका सही है। आगे देखिए, निम्न में से समास विग्रह सही नहीं है। तो किसमें समास विग्रह सही नहीं है? आ जन्म, जन्म से लेकर, सत्सई, सात और सो, बाणाहत, बाण से आहत, पूजागर, पूजा के लिए घर। तो यहाँ पर जो गलत आपका दिया गया है वो सत्सई गलत दिया गया है, ठीक है। सत्सई का मतलब क्या होता है दोस्तों? सत्सई का मतलब होता है 700 दोहों का समाहार। 700 दोहे जो है दोस्तों, उनका समाहार क्या कहलाता है? उनका समूह, 700 दोहों का समूह जो है ये आपका कहलाता है दोस्तों सत्सई। जन्म से लेकर आजन्म हो जाएगा, बाण से आहत बाणाहत हो जाएगा, पूजागर, पूजा के लिए घर हो जाएगा। तो बी यहाँ पर आपका गलत हो गया। निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द समूह है? तो अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है आपका यहाँ पर दोस्तों? उषा, करुणा, नूपुर, नीरव, मुमूर्ष, रुपया, कृतकृत्य, चिकित्सा, सौजन्य, हरितिमा, पूजनीय, मूर्ति। तो दोस्तों उषा जो लिखा हुआ है इसको इस तरीके से लिखा जाता है उषा, तो ये गलत हो गया आपका। करुणा जो है दोस्तों, उसमें करुणा को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, करुणा। तो करुणा भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। नूपुर यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? तो किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? आंखों का पानी ढलना यानी कि निर्लज होना, सिर धुनना, पश्चाताप करना, कोट से खाज होना, मारा मारा फिरना,
कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग गया होगा, कोड में खाज होना जो है मारा मारा फिरना, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, तो सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कोड में खाज होने का मतलब हो जाएगा दुख पर और दुख होना, यानी दुख है उसमें और दुखी होना, यह आपका कोड में खाज होने का मतलब हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है। अद्वितीय, जो दिखाई न देता हो, सही शब्द पूछा गया है। उदार, जिसका हृदय विशाल हो। परोक्ष, जो आंखों के सामने हो। शिव, शक्ति का उपासक। देखो शिव जो है ये शिव का उपासक होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, परोक्ष का मतलब क्या होता है, परोक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने न हो, जो आंखों के सामने न हो उसे कहा जाता है परोक्ष। जिसका हृदय विशाल हो, उदार, ये बिल्कुल सही है। अद्वितीय कौन होता है दोस्तों, अद्वितीय या अदृश्य, जो दिखाई न दे उसे तो क्या कहेंगे हम दोस्तों, इसे अदृश्य कहेंगे हम। ठीक है, और जिसके समान कोई ना हो उसे अद्वितीय हम कहेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यह तो विचित्र विषय है। घोड़ा चलते चलते अड़ गया। पेड़ों पर कोए बोल रहे हैं। आंसू में मेरे कपड़े भीग गए। तो यहाँ पर आंसू में मेरे कपड़े भीग गए, ये गलत है, क्योंकि आंसू में नहीं भीगेंगे दोस्तों, आंसुओं में आपके कपड़े भीगेंगे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, आंसुओं होना चाहिए। निम्न में से सही उपसर्ग का समूह नहीं है। तो सही उपसर्ग का समूह यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों। परि का परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण दिया गया है। स्व का स्वतंत्र, स्वार्थ, स्वदेश दिया गया है। अध का अधोगत, अधप का अधखिला दिया गया है। दुर का दुर्गुण, दुराचार और दुर्जन दिया गया है। तो यहाँ पर गलत आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, क्योंकि अधोगत तो यहाँ पर सही है, लेकिन अधपका में अध है और अधखिला में भी अध है, यानी इसमें आपका विसर्ग नहीं लगा हुआ है और इसमें भी आपका विसर्ग नहीं लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, जबकि अधोगत में आपका विसर्ग है, ये बिल्कुल सही दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका अधोमुख, आपने सुना होगा अधोमुख, अधोमुख में भी आपका अध विसर्ग वाला हो जाएगा। अधोपतन, अधोपतन में भी आपका विसर्ग वाला हो जाएगा, लेकिन ये अधपका जो है और अधखिला जो है दोस्तों, इसमें आपका कोई विसर्ग नहीं लगेगा, इसमें ओनली आपका अध हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, तो किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची दिए गए हैं, बताइए दोस्तों। यतीम, निराशित, पतित, निकृष्ट, दर्प, दंभ, अप्रतिम, खात्मा, कलिका, फंकुड़ी, गुंचा, मुकुल, या फिर आपका अंशु, मरीचि, पुलिन, मयूख। तो अंशु, मरीचि और मयूख तो सही है, लेकिन पुलिन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। कलिका, पंखुड़ी, गुंचा, मुकुल यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यतीम दिया गया है, तो यतीम जो है ये किसका होता है, ये अनाथ का होता है। यतीम जो होता है ये अनाथ का होता है, और निराश्रित जो होता है ये भी अनाथ का होता है। इसके अलावा बेसहारा भी आपका अनाथ का होता है, लेकिन पतित, निकृष्ट यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दर्प, दंभ, अप्रतिम, खात्मा यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विलोम का जोड़ा सही है। तो कौन सा विलोम का जोड़ा यहाँ पर सही है, गुप्त का त्याग, क्रोध का निष्ठुर, कटु का ज्येष्ठ, छिछला का गहरा। तो ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो क्रोध का निष्ठुर दिया गया गलत है, कटु का ज्येष्ठ गलत है, गुप्त का त्याग गलत है, छिछला का गहरा बिल्कुल सही है। छिछला यानी दोस्तों कम गहरा होना, तो छिछला और गहरा ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म का असंगत है, तो असंगत आपको बताना है। तरणी, जिसमें बड़ी की मात्रा होती है उसका मतलब नाव होता है। तरणी, जिसमें छोटी की मात्रा होती है उसका मतलब सूर्य होता है। कथा, कहानी और कंथा, काटा दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कंथा का मतलब आपका काटा नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। कंथा का मतलब क्या होता है, कंथा का मतलब होता है दोस्तों गूदड़ी। कंथा का मतलब क्या होता है, गूदड़ी होता है, तो ये आपका गलत हो गया। कौशल का मतलब अवध हो जाएगा, इस वाले कौशल का मतलब क्या हो जाएगा, आपका अवध हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले कौशल का मतलब क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये आपकी निपुणता हो जाएगी। ठीक है, एक और देखिए, अलक, बाल, अलिक, ललाट। तो अलक का मतलब आपका बाल होता है दोस्तों, और अलिक का मतलब आपका ललाट होता है, ये भी सही दिया गया है। आगे देखिए, निम्न में से सही पारिभाषिक शब्द है, तो सही पारिभाषिक शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, अपेंडिक्स, नियुक्ति, अप्रूवल, नीलामी, एंडाउमेंट, विन्यास, डिसफिगर, विभेद। तो यहाँ पर एंडाउमेंट जो दिया गया है इसका मतलब विन्यास बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है, अपेंडिक्स का मतलब होता है परिशिष्ट। क्या होता है दोस्तों, परिशिष्ट आपका होता है। अप्रूवल का मतलब तो अनुमोदन आपका होता है, और डिसफिगर का मतलब विरूपति करना। डिसफिगर का मतलब हो जाएगा विरूपति करना। आगे देखिए, राजस्थान में किस जिले में नंद सम्मन झील स्थित है, तो नंद सम्मन झील आपकी कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपकी राजसमंद में हो जाएगी दोस्तों। उदयपुर में आपकी कौन सी देखने को मिलेगी आपको, तो दूध तलाई झील जो है ये आपकी उदयपुर की हो जाएगी, जो कि आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा रंग सागर अगर आपसे पूछी जाए तो रंग सागर जो है ये भी आपकी उदयपुर में हो जाएगी। आगे देखिए, राजस्थान में पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करने वाली संवर्षा रेखा कौन सी है, तो पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करने वाली संवर्षा रेखा आपकी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। राज्य में पूगल नस्ल का संबंध किससे है,
तो पूगल नस्ल जो है दोस्तों इसका संबंध किससे हो जाएगा? भेड़ से आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। निम्न में से किस जिले में बूढ़ातीत सूर्य मंदिर अवस्थित है? तो बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका दिगोत कोटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिगोत कोटा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों। ये आपका पंचायतन शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? तो ये आपका पंचायतन शैली में बना हुआ है। आगे देखिए, पदावली सत्यभामाजीनु रूसनो निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो पदावली और सत्यभामाजीनु रूसनो ये किसकी रचनाएं हो जाएगी दोस्तों आपकी? तो ये मीराबाई की रचनाएं हो जाएगी। डागुरवाणी, नौहरवाणी और गोहरवाणी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद गायकी। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? ध्रुपद गायकी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता से मछली पकड़ने के कांटे व उस तरह के फलक प्राप्त हुई है? तो मछली पकड़ने के कांटे आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये गणेश्वर से प्राप्त हुई है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और गणेश्वर सभ्यता आपकी कहाँ पर है? तो ये कांतली नदी के किनारे आपकी स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी से कहा जाता है। नेमकाथाना शिखर में ये आपकी स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? संत प्राणनाथ जी आपके हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और इनकी मुख्य पीठ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो इनकी मुख्य पीठ आपको पन्ना एमपी में देखने को मिलेगी। पन्ना एमपी में इनकी मुख्य पीठ है। इनकी रचना काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, कुजलम स्वरूपम। कुजलम स्वरूपम जो है दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है RSM-SSB के द्वारा। ये इनकी रचना है। तेमड़ताई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो तेमड़ताई माता जो है दोस्तों इनका मंदिर आपका किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तेमड़ताई माता जो है दोस्तों इनको आवड़ माता भी कहा जाता है। तो इनका मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? आपका जैसलमेर में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बेंगटी गांव फलोदी का संबंध किस लोक देवता से है? तो बेंगटी गांव फलोदी का संबंध कौन से लोक देवता से हो जाएगा? हड़बुजी से हो जाएगा। ठीक है, हड़बुजी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका बुंडेल नागौर में हुआ था। ठीक है, लेकिन इनका प्रमुख मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? बेंगटी गांव फलोदी में देखने को मिलेगा। गुरु इनके बालीनाथ जी थे और पुजारी इनके कौन होते हैं? सांकला राजपूत इनके पुजारी होते हैं। गुहिल सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। तो गुहिल राजवंश की कुलदेवी आपकी कौन हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी बाण माता हो जाएगी। तो गुहिल राजवंश की कुलदेवी आपकी कौन हो जाएगी? तो ये आपकी बाण माता हो जाएगी। ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में किस जिले में पिचियाग बांध स्थित है? तो पिचियाग बांध आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। तो पिचियाग बांध आपका कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। जवाई बांध आपका पाली में हो जाएगा। हेमावास बांध पूछा जाए तो पाली में हो जाएगा। पांचना बांध आपका करौली में हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों न्यूनतम वाष्पीकरण वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वाष्पीकरण वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वाष्पीकरण वाला जिला आपका डूंगरपुर है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सर्वाधिक तो कौन सा हो गया वाष्पीकरण वाला? जैसलमेर। न्यूनतम वाष्पीकरण वाला कौन सा हो गया? डूंगरपुर हो गया। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला महीना कौन सा है? तो सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला महीना जून है। और सबसे कम वाष्पीकरण वाला महीना कौन सा हो जाएगा? आपका दिसंबर हो जाएगा। दिसंबर में सबसे कम वाष्पीकरण आपका होता है और जून में सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है। जैसलमेर में सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है, डूंगरपुर में न्यूनतम वाष्पीकरण होता है। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक सर्दी वाला महीना कौन सा है? तो सर्वाधिक सर्दी वाला महीना कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जनवरी हो जाएगा। जनवरी सर्वाधिक सर्दी वाला महीना है। आगे देखिए, अजारा ओवरी भित्ति चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो अजारा की ओवरी आपको पता होगा दोस्तों देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराणा जयसिंह के समय ये लोकप्रिय हुई थी आपकी। द्वारकादास चुंडावत ने दोस्तों यहाँ पर आपकी ये देवगढ़ शैली शुरू करी थी। और यहाँ पर पीले रंग की बहुलता है। आगे देखिए, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो जब आपके कल्याण सिंह की नियुक्ति हो गई थी तो कार्यवाहक राज्यपाल आपके कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। बताइए दोस्तों, तो ये आपके कौन हो जाएंगे? राम नायक हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के वे राज्यपाल जिसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया। तो विशेष अभिभाषण किसके द्वारा नहीं दिया गया, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो आपको पता होगा निर्मल चंद्र जैन थे दोस्तों। इनकी विशेष अभिभाषण देने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। ये 14वें राज्यपाल थे, ठीक है, जिन्होंने अभिभाषण नहीं दिया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात कब की हो जाएगी दोस्तों आपकी? तो ये आपकी 2003 की बात हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। तो 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या होता है दोस्तों? नियुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जाएगा। मुख्यमंत्री क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। निम्न में से कौन आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके कौन नहीं थे, ये आपसे पूछा गया है। मोहनलाल सुखाड़िया भी रहे हैं, भैरों सिंह शेखावत रहे हैं, हरिदेव जोशी रहे हैं। शिवचरण माथुर जो है दोस्तों ये अपने जो है
आपातकाल के समय जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपातकाल आपका 4 बार लगा है राजस्थान में, बार बार पूछा जाता है, 1967 में, 1977 में, 80 में और आपका 93 में। पहला लगा था मोहनलाल सुखाड़िया के समय, दूसरा लगा हरिदेव जोशी के समय और तीसरा चौथा भैरव सिंह शेखावत के समय आपका लगा था। आगे देखिए, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो प्रथम जेंडर बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया बताइए? वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, प्रद्युमन सिंह, भजन लाल शर्मा। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो अशोक गहलोत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जेंडर बजट आपका कब पेश हुआ था दोस्तों? तो 2012-13 में पेश हुआ था। अब आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, जेंडर बजट तो हो गया, ठीक है, पहला पेपरलेस बजट आपका कब पेश हुआ था? तो पहला पेपरलेस बजट जो है ये आपका कब पेश हुआ था दोस्तों? तो ये 2021-22 में आपका पेश हुआ था, ठीक है। और पहला कृषि बजट आपका कब पेश हुआ? तो पहला कृषि बजट भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका कब पेश हुआ दोस्तों? तो 2022-23 में आपका पहला कृषि बजट पेश हुआ था। तो 22-23 में तो कृषि बजट हो गया, 21-22 में पेपरलेस बजट हो गया, जेंडर बजट आपका 2012-13 का हो गया, ठीक है। और ये तीनों ही जो है अशोक गहलोत ने ही पेश किए थे। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार कब अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो राजस्थान विधानसभा में दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव अंतिम बार आपका 1985 में लाया गया था। किसके समय लाया गया था? तो ये हरिदेव जोशी के समय लाया गया था। तो हरिदेव जोशी के समय दोस्तों अंतिम बार आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1985 में। सबसे पहली बार किसके खिलाफ लाया गया था? तो सबसे प्रथम बार दोस्तों आपके टीकाराम पालीवाल जो थे, इनके खिलाफ लाया गया था 1952 में अविश्वास प्रस्ताव, यह आप याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह मंत्री के द्वारा पेश किया गया है, ये बात भी आपकी सही है। 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है, तो ये बात भी सही है। विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। कोई भी सदस्य इसे पेश नहीं कर सकता, ये बात गलत हो जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किसके तहत? 213A के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? तो लोकायुक्त किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? भ्रष्टाचार की कर सकता है, पद के दुरुपयोग की कर सकता है, अकर्मण्यता की कर सकता है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही जो है दोस्तों ये नहीं कर सकता, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल नहीं है? तो ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा नहीं है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, गिलुंड। तो कालीबंगा जो है दोस्तों ये आपका हड़प्पाकालीन सभ्यता है, ताम्र पाषाणकालीन नहीं है। आहड़, गणेश्वर और आपकी गिलुंड जो है ये ताम्र पाषाणकालीन आपकी हो जाएगी। आहड़ उदयपुर में है आपकी, गिलुंड आपकी राजसमंद में है, गणेश्वर आपकी नीम का थाना सीकर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, युद्धों का सही कालानुक्रम है। गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, बयाना का युद्ध, मावली का युद्ध। मावली का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। बयाना का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। और गागरोन का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गागरोन का युद्ध आपका 1519 में हुआ था। तो इसको क्रम से जमाना है, कुछ भी नहीं करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले 2 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, फिर आपका 3 आ गया, फिर आपका 4 आ गया। मावली का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। यह 9 मंजिला स्तंभ है, तो विजय स्तंभ आपके 9 मंजिला है, बिल्कुल सही बात है। इसकी 8वीं मंजिल पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, तो ये बात गलत है। 8वीं मंजिल जो है दोस्तों इस पर कोई भी मूर्ति आपकी नहीं है, ठीक है। केवल 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के एकीकरण के दौरान सिरोही के विलय का मुद्दा जटिल क्यों था और इसका समाधान कैसे किया गया? तो इसका समाधान दोस्तों कैसे किया गया ये आपसे पूछा गया है। तो बॉम्बे प्रांत गुजरात लॉबी ने इसे अपने में मिलाना चाहता था, जबकि राजस्थान के नेता इसे राजस्थान में मिलाना चाहते थे, जिसके कारण इसके 2 चरणों में विलय हुआ था। तो 2 चरणों में सिरोही का विलय हुआ था, ये बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चेतावनी राज चुंगटिया नामक जो ग्रंथ था आपका दोस्तों, 13 सोटे जो थे वह आपके किसके द्वारा लिखे गए थे? फतेह सिंह को, दिल्ली दरबार जाने से रोकने के लिए। तो दिल्ली दरबार, लॉर्ड कर्जन का आपका दरबार लगने वाला था दोस्तों, उसमें जाने से रोकने के लिए आपके केसरी सिंह बारड जो थे इनके द्वारा 13 सोटे लिखे गए थे डिंगल भाषा में। तो 13 सोटे लिखे गए थे डिंगल भाषा में, ठीक है। ये कब लिखे गए थे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 1903 की आपकी बात हो जाएगी, जब लॉर्ड कर्जन के दरबार में दोस्तों आपके जो फतेह सिंह थे ये शामिल होने जा रहे थे। तो इनको दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा के जो क्रांतिकारी थे हमारे केसरी सिंह बारड ने 13 सोटे लिख के भेजे थे, और इनका स्वाभिमान जाग उठा था, और फिर ये आपके दोस्तों वापस लौट आए थे, वहाँ पर गए नहीं थे। आगे देखिए, मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो कौन सा कथन आपका असत्य है चंद्रसेन के संबंध में? देखिए, उन्हें मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने 1570 में अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में भाग लिया, किंतु अधीनता स्वीकार नहीं की, सही बात है।
उनके विरुद्ध अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा। ये भी सही बात है, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा गया था। उनकी मृत्यु के बाद अकबर ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया। ये बात गलत है, अजीत सिंह को नहीं बनाया था दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह को बनाया था। किसको बनाया था? मोटा राजा उदय सिंह को राजा बनाया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुहिल वंश के शासक बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की। रावल रतन सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ। राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को जब हराया था तो उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। बिल्कुल सही है। रावल रतन सिंह के समय आपके चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हुआ था। ये बात भी सही है, 1300 आपके दोस्तों 3 के समय 1303 में ये हुआ था। ठीक है, गुहिल वंश के शासक बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की। तो दोस्तों ये कथन आपका गलत है। ये कथन गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हिंदुआ सूरज की उपाधि जो है ये मेवाड़ के बाद के वाले शासकों ने धारण की थी। बप्पा रावल को दोस्तों जो उपाधि दी जाती है वो दी जाती है हिंदू सूर्य की, हिंदू सूर्य की उपाधि दी जाती है। अब देखने से ऐसा लग रहा है हिंदुआ सूरज और सूर्य एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर यह कथन गलत माना गया है दोस्तों। ठीक है, 2 और 3 ही यहाँ पर सही माना गया है। ठीक है, हिंदुआ सूर्य, इसके अलावा चकवे की उपाधि, हिंदुआ सूर्य और चकवे की उपाधि, इसके अलावा राजगुरु की उपाधि। ठीक है, राजगुरु, चकवे और हिंदू सूर्य की उपाधि आपकी किनको दी जाती है? बप्पा रावल को दी जाती है। तो हिंदू सूर्य, चकवे की उपाधि और राजगुरु की उपाधि ये आपके बप्पा रावल को दी जाती है। अब ये यहाँ पर ये आपका इंग्लिश का पैराग्राफ है दोस्तों, तो इसको आप खुद से सोल्व कर लेना। यहाँ पर जो सवाल हम कर सकते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये एरर वाले सवाल जो है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। चूज द एरर पार्ट, बताइए भैया इसमें क्या एरर है आपकी, बतानी है आपको। आई एम नोइंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो आई एम नोइंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर मिस्टेक किसमें है आपकी? तो आई एम नोइंग जो है दोस्तों ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो गया? तो इसके कारण किस वजह से गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका दोस्तों? आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन आपका होना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पर भी आपको एरर ढूंढनी है। ही गेव मी एन यूजफुल एडवाइस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो ही गेव मी एन यूजफुल एडवाइस, तो भैया इसको ध्यान से देखिए आप। एन यूजफुल, यूजफुल यहाँ पर यू तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों साउंड कैसा आ रहा है आपका दोस्तों? तो साउंड यहाँ पर यू वाला आ रहा है। ठीक है, यह वाला साउंड यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर एन की जगह आपका क्या होना चाहिए? अ यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एन यूजफुल एडवाइस में आपकी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों। चूज द करेक्ट ईडियम, यहाँ पर आपको करेक्ट ईडियम सेलेक्ट करनी है। व्हेन द प्लान फेल्ड द होल टीम वाज लेफ्ट, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों आपका हाई एंड ड्राई। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको वही बताना है। डोंट ट्रस्ट राज, ही इज़ नोन फॉर व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, तो डोंट ट्रस्ट राज यानी राज के ऊपर ट्रस्ट मत करो। ही नोन फॉर व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, तो यहाँ पर क्या आपका होना चाहिए? गोइंग प्लेसेज, शिफ्टिंग द ब्लेम, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, स्टेबिंग इन द बैक, तो ये राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? आपका हो जाएगा ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए कभी हाँ कभी ना, इसका भाव हो जाएगा आपका ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, यानी कभी हाँ कभी ना। आगे देखिए, द चाइल्ड इंसिसेंट क्वेश्चन इरिटेट द टायर्ड टीचर, तो चूज द सिनोनिम ऑफ इंसिसेंट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेयर दिया गया है, अनएंडिंग है, ओकेशनली है, कैलकुलेटेड है, तो ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि 3 यहाँ पर सिनोनिम दिए गए हैं। अनएंडिंग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि चाइल्ड परेशान हो गया बार बार वही क्वेश्चन पूछने से, यानी वो खत्म ही नहीं हो रही चीज़। इंसिसेंट यानी अनएंडिंग। आगे देखिए, यहाँ पर भी वही दिया गया है। चूज द एंटोनिम ऑफ, यहाँ पर एंटोनिम आपको बताना है। द मैनेजर वाज नोन फॉर हिज इक्विनिमिटी इवन इन टेंस सिचुएशन, यानी मैनेजर को पता था इक्विनिटी इवन इन टेंस सिचुएशन, यानी उसकी इक्विनिमिटी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन पढ़िए। एजिटेशन, पेशेंस, न्यूट्रलिटी, काल्मनेस, यहाँ पर क्या पूछा गया है? एंटोनिम पूछा गया है। तो देखिए पेशेंस, न्यूट्रलिटी और काल्मनेस एक जैसे लग रहे हैं, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है दोस्तों एजिटेशन जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अग्नाशय में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन बनाती है? तो अग्नाशय में दोस्तों आपकी बीटा कोशिकाएं जो होती है वो इंसुलिन बनाती है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आइलेट्स कोशिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बारिश की बौछार के दौरान इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष जो है दोस्तों ये सूर्य के बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी स्वतंत्री
जीवी नाइट्रोजन स्त्रीकारक सूक्ष्म जीव नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम व फ्रैंकिया। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राइजोबियम और फ्रैंकिया जो है दोस्तों ये सहजीवी है। आगे देखिए, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, तो क्यों करते हैं? ताकि भोजन को ऑक्सीजन मिल सके, वो ऑक्सीकृत हो सके। तो भोजन को एटीपी में परिवर्तित करने के लिए, यानी ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, किडनी में मूत्र निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किडनी में जो मूत्र का निर्माण होता है उसमें प्रारंभिक प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी निस्पंदन कहलाती है, यानी फिल्ट्रेशन आपकी कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए, नीचे में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल आपका प्रमुख फिगमेंट दिया गया है, कैरोटीन सहायक फिगमेंट दिया गया है, पेप आपका कार्बोक्सिलेज, C4 पौधों में CO2 स्त्रीकरण दिया गया है, और रुबिस्को यहाँ पर केवल C4 पौधों में पाया जाता है। तो ये C3 और C4 दोनों में पाया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। किस क्रिया में गैस का निर्माण तथा ताप का उत्सर्जन दोनों होते हैं? तो गैस का भी निर्माण होता है और ताप का भी उत्सर्जन होता है। तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक डालने से होता है। किससे होता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है इसमें आप जिंक डालोगे तो ये आपका होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, Zn+HCl अगर आप करते हो तो क्या आपका बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा आपका ZnCl2+H2 यहाँ पर आपका बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है दोस्तों और उष्मा दोनों उत्पन्न होती है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक डालना। आगे देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? तो वेट वेयर जो होता है ये क्या होता है दोस्तों आपका? ये आपका एक मानव मस्तिष्क होता है दोस्तों, जो कि कंप्यूटर के पीछे कार्य करता है, यानी चलता रहता है, हमको पता नहीं चलता। तो वेट वेयर क्या होता है? ये कंप्यूटर का मानव मस्तिष्क होता है। प्रत्येक NIC कार्ड को अद्वितीय निर्दिष्ट किया जाता है जिसे कि में बंद किया जा सके। तो प्रत्येक NIC कार्ड जो होता है दोस्तों उसको अद्वितीय मैक एड्रेस में आपका दोस्तों संग्रहित किया जाता है, फिर रोम में इसको दोस्तों आपका बर्न किया जाता है। रैम के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो रैम के लिए क्या सही हो जाएगा दोस्तों आपका? रैम जो होती है दोस्तों ये आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और ये आपकी नॉन वोलेटाइल नहीं होती है। तो नॉन वोलेटाइल तो वैसे भी नहीं होगा, ये कैसी होती है? वोलेटाइल होती है। और अर्धचालक मेमोरी होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। रैम की क्षमता को आमतौर पर किस में मापा जाता है? तो रैम की क्षमता जो है दोस्तों किस में मापी जाएगी? हर्ट्ज में तो नहीं मापी जाती है, वोल्ट में भी नहीं मापी जाती है, और बिट्स प्रति सेकंड सेकंड में भी नहीं मापी जाती है। तो यहाँ पर जीबी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा। आगे देखिए, जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है? यानी विंडोज सिस्टम में एक फाइल ऐसी थी जिसको हमने संपादित नहीं किया और कंप्यूटर को बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है बताइए दोस्तों? तो फाइल को सहेजने न सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का उचित फाइल एक्सटेंशन नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ऑडियो फाइल जो होता है दोस्तों उसका उचित एक्सटेंशन कौन सा नहीं है? .rar, .wav, .mid, .mp3। तो mp3 तो होता है। .wav भी आपको याद रखना है, ये भी आपका दोस्तों ऑडियो में ही आता है, और .mid भी आपका ऑडियो में आता है। लेकिन .rar जो है दोस्तों ये आपकी कंप्रेस्ड फाइल होती है, ठीक है। एक तो .rar और एक .zip, ये दोनों आपकी कंप्रेस्ड फाइल होती है, दोनों याद रखिएगा। आगे देखिए, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का नहीं, इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसे डीमन कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डीमन किसी सिस्टम का निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम होता है। तो निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम जो होता है ये डीमन आपका कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी स्वतंत्री, ये यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 97 हो गया। 97 के बाद हम देखेंगे 98। निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या हो जाएगा ये आपको बताना है दोस्तों। डीएलबी प्रोजेक्टर, बारकोड रीडर, स्पीकर, बबल जेट प्रिंटर। तो बारकोड रीडर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों? तो डेजी व्हील प्रिंटर तो आपका इम्पैक्ट में आता है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। डॉट मैट्रिक्स आपका किस में आता है? ये भी इम्पैक्ट में आता है। लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर भी आपका इम्पैक्ट में आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। अब ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, तभी आपको आसान लगेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और आमतौर पर जिसका उपयोग पेरोल और अकाउंटिंग जैसे अनुप्रयोगों में छपाई के लिए होता है? तो ये कौन सा आपका हो जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर, लेजर प्रिंटर। प्लॉटर तो वैसे भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में सेव एज कमांड का क्या उपयोग है?
तो सेव एज कमांड किसके लिए यूज़ में ली जाती है दोस्तों? तो दस्तावेज को एक नए नाम और स्थान से सहेजने के लिए ली जाती है। एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट रो और कॉलम जहां मिलते हैं यानी प्रतिच्छेदन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये आसान सा सवाल है, सेल इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस का एक घटक नहीं है? तो एमएस ऑफिस का एक घटक कौन सा नहीं है? एमएस वर्ड आपका होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस एक्सेस और एमएस पेंट, कौन सा यहाँ पर नहीं होता है? ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है दोस्तों। तो एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, इसके अलावा आपका एमएस एक्सेस भी होता है दोस्तों, एमएस एक्सेस होता है, इसके अलावा एक आपका एमएस आउटलुक भी होता है, ये भी आप याद रखिएगा, आउटलुक भी होता है, एमएस पेंट नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र डोटेड एरिया को क्या कहा जाता है? तो एमएस पावर पॉइंट जो आपका होता है उसमें डोटेड क्षेत्र जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्लेस होल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्लेस होल्डर्स आपके कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में एक सेल को फॉर्मेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण उपयोग किया जाता है? तो सिंपल सा सवाल है, अगर इसको आप करोगे तो हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। सबसे पहले क्या करना है? सेल चुनना पड़ेगा। सेल चुनने के बाद राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद सेल में फॉर्मेटिंग करोगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखना वाले तो वैसे भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सेल चुने, राइट क्लिक करें और सेल फॉर्मेट करें। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो मैंने आपको करवाए हैं। मैं तो रीजनिंग के सवाल आप खुद से कर लेना। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।